अच्छा सर, अब इसी IFRS 2 विद डेफर्ड टैक्सेशन में एक और केस देख लेते हैं जिसके अंदर आपको टैक्स वाला जो है वो डिडक्शन आगे जाके ज़्यादा अलाउ करेगा। यानी हमने जो डे 1 पे ग्रांट की वैल्यू रिकॉर्ड की थी, यानी जो ग्रांट डेट के ऊपर मेरे पास फेयर वैल्यू ऑप्शन आया था, पिछले केस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर हमने उसको लॉक कर लिया था और हमने कहा था कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट के जो बेनिफिट्स मुझे एम्प्लॉय देगा, मुझे सर्व करके मैं उसका एक्सपेंस तो बुक करता हुआ जा रहा था, बट आगे जाके ऐसा हुआ कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऊपर चली गई, यानी मेरे एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स के मुकाबले में भी ऊपर चली गई, तो टैक्स वाला तो ऑब्वियसली डिडक्शन ज़्यादा देगा ना, और आप तो एक्सपेंस लॉक करके बुक कर रहे होगे। तो इस केस के अंदर डेफर्ड टैक्सेशन कैसे होगी, आज मुझे वो सिखाना है। अगेन मैं आपको हर क्लास से पहले ये बताता हूँ कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि भाई आपने, जैसे मैंने अगर लास्ट क्लास की एग्जांपल दूं तो हमने 10 रुपए की फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को लॉक किया था, पहली चीज लॉक कर दिया था। अच्छा, वंस मैंने जब फेयर वैल्यू ऑप्शन को लॉक किया था तो मैंने कहा था भाई अब मैं ये कहूंगा अगर ये 10 रुपए का मेरा एक्सपेंस है जो मुझे सामने वाला सर्विसेज देगा और मैं एक्सपेंस बुक करूंगा, एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट, उसको मैंने टाइम के बेस पे अपोर्शन कर दिया था, फैला दिया था कि मुझे 1 साल की सर्विस मिली एक्सपेंस, दूसरे साल की सर्विस मिली एक्सपेंस। बट टैक्स वाला ये नहीं कहता, टैक्स वाला कहता है जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो तुम्हारा नेट खर्चा है, यानी अगर शेयर की फेयर वैल्यू 110 चल रही है, शेयर की फेयर वैल्यू अगर 110 चल रही है और एक्सरसाइज प्राइस 100 और इंट्रिंसिक वैल्यू 10 हो गई, क्योंकि तुम्हें 100 तो मिल जाएंगे ना, तुम्हारा मजीद खर्चा 10 है तो तुम्हें उसकी डिडक्शन मिलेगी, पर वो इंक्रीज होते होते 15 पे पहुंच जाए, इंट्रिंसिक वैल्यू 20 पे पहुंच जाए, तो तुम्हारा जो जेब का खर्चा है वो 15 या 20 होगा, तो टैक्स वाला डिडक्शन भी उस पर देगा, पर ये अमाउंट एक्सीड कर जाएगी किससे, अकाउंटिंग एक्सपेंस से। तो इस केस में तुम्हें डेफर्ड टैक्सेशन कैसे करनी है वो सीखना है। आए देख लेते हैं क्या ये रहा है। ऑन जनवरी 1 ईयर 1 कंपनी बी ग्रांट्स 1000 शेयर ऑप्शंस एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 100 ईच टू एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को दिया है। मैंने सिमिलरली पिछली एग्जांपल से इसको कनेक्टेड रखा है, पर अब सिर्फ सर्विस कंडीशन 4 साल की हो गई है। The employee is expected to fulfill the service condition and ultimately does. उसने बोला कि भाई कोई गया ही नहीं, वो करता रहा काम। B will receive a tax deduction in the amount of the intrinsic value of the option when they are exercised. वही बात कि भाई B मतलब ये टेक्निकली कंपनी है कि भाई उसको ये डिडक्शन तब मिलेगी जब वो उसको अल्टीमेटली एक्सरसाइज कर लेगा, वो भी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर। The applicable tax rate is 40%. On 29 जनवरी ईयर 3 the employee exercises all 1000 options. अच्छा भाई, अब अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें, इसको हटा दें और अब इसको देखते हैं, सही है जी, इसको आप भूल जाएं। अच्छा भाई, ग्रांट डेट की जो फेयर वैल्यू है ऑप्शन की वो 10 है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन की अलग अलग दिनों पे ये दी गई है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि अगर मैं ग्रांट डेट की बात करूं तो ग्रांट डेट के ऊपर जो फेयर वैल्यू है, सही है जी, फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की, अच्छा एक्सरसाइज प्राइस 100 है और इसने ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू बताई है 10, तो मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर अज्यूम कर रहा हूं कि 108 है, सही है जी, और हमारी जो एक्सरसाइज प्राइस है वो है 100। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैंने हाइपोथेटिकल फिगर अज्यूम की है ताकि आपको यहाँ से कनेक्ट कर पाऊँ जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था, सही है जी। फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट 2 हो गया और ये आ गई मेरे पास ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, ये ग्रांट डेट की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, फिर मैंने कहा ईयर 1 का एंड, ईयर 1 के एंड के ऊपर मैं आपके सामने बताऊं तो देखें इंट्रिंसिक वैल्यू 5 की आ रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी की आ रही है, 5 की आ रही है। तो टेक्निकली अगर मेरी प्राइस एक्सरसाइज प्राइस 100 रही होगी तो ये हो गई होगी 105, ऐसा ही है, ये हो गई होगी 105, ऐसा ही है। अच्छा, आप मेरी बात समझिएगा, मैं तो यहाँ पे लॉक हो चुका हूँ, मैं तो एक्सपेंसिव हूँ क्योंकि ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की ये जो मेरी एस्टिमेटेड अमाउंट थी ये लॉक हो चुकी है, यानी 10 रुपए की सर्विस मैं लूंगा उस एम्प्लॉय से जिसको मैं एक्स्ट्रापुलेट करूंगा 1000 शेयर ऑप्शंस के ऊपर, बट टैक्स वाला मुझे कहेगा 5। चलिए जी, अब मैं कहता हूं अकाउंटिंग एक्सपेंस ईयर 1 का। अच्छा, अकाउंटिंग एक्सपेंस अगर मेरे बच्चों में ईयर 1 का निकालूं तो वो कैसे निकलेगा, हमने कहा 1000 ऑप्शंस हैं, सही है जी, ये आ गया 1/4, तो मैंने कहा 1000 ऑप्शंस इनटू
10 क्योंकि ये मेरी फेयर वैल्यू ऑप्शन है, डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 2,500 रुपये का। अच्छा मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव और फॉर द ईयर दोनों लेके चलता हूँ। सही जी, क्यूमुलेटिव और फॉर द ईयर मेरे बच्चों दोनों लेके चलते हैं। तो ये तो पहले साल तो यही हो गया। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे आपके लिए टैक्स एक्सपेंस देखूं, प्लीज मेरे बच्चों बहुत फोकस होकर देखिएगा। टैक्स एक्सपेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहीं पे आपके सामने एक्सट्रापोलेट करता हूं उसको। मैंने कहा कि भाई अगर मैं ईयर 1 के ऊपर 1000 ऑप्शंस करूं और 10 को नहीं बल्कि 5 को, क्योंकि साल के आखिर में देखूंगा मैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो यही है ना कि सब सही चल तो यही होगा। मैंने कहा 1/4, तो मैंने कहा 1000 इंटू 5 इंटू 1/4, ये आ गया 1250। अच्छा जब ये 1250 आ गया बच्चों, तो मैंने कहा क्यूमुलेटिव और फॉर द ईयर इज सेम, दोनों सेम है। मैंने एंट्री क्या बनाई होगी, यहाँ पे बना लेते हैं, ऊपर से उठा लेते हैं, ये हमने डब्बे बनाए हुए। अच्छा भाई मैंने कहा शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस डेबिट और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट यानी इक्विटी क्रेडिट, कितने से, 2,500 रुपये से, ये तो हो गया। अच्छा भाई पर अब मुझे टैक्स वाला जो अलाउ करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको मैंने कल की क्लास में सिखाया था, टैक्स वाला बोलेगा भाई पहले तो तुम एक काम करो 2,500 को पूरा ऐड करो और वो मुझे डिडक्शन फ्यूचर में देगा 1250 के। तो मैक्सिमम बेनिफिट दैट आई कैन क्लेम इस 1250 के ऊपर, ऐसा ही है ना। तो मैंने कहा मैं 1250 के ऊपर 40% बुक कर लूँ और मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम इन पीएनएल क्रेडिट। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ पे 1250 का 40%, ये आ गया 500 मेरी डेफर्ड टैक्स इनकम पीएनएल में चार्ज हो गई। अगेन 1250 पे किया, बकाया मेरा परमानेंट डिफरेंस है। आगे चलते हैं जी, ये हो गया। अब मैंने कहा सर लेट्स टॉक अबाउट ईयर 2। मैंने कहा सर ये तो खानदानी काम है, क्यूमुलेटिव 2 सालों का एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए, फॉर द ईयर में 5000 हो गया। अब हम यहाँ चलते हैं, तो मैंने देखा कि मेरी जो भाई इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू 10 हो चुकी है। तो मैंने कहा ईयर 2 के एंड पे मैंने कहा भाई ये 110 हो गया, ये एक्सरसाइज प्राइस हो गई, ये आ गया, ये हो गया होगा, सही है। मैंने कहा कि भाई अब इसको आप ज़रा अपडेट करें सर, अब इसको आप ज़रा अपडेट करें, और आपने कहा कि सर ये आ गया 10 के हिसाब से, और मैं ज़रा यहाँ पे ये करूँ और मैं ज़रा कंपैरिजन में देखूँ तो 3750 होगा। प्लीज़ मेरे बच्चों बहुत सुकून से देखना है इधर। मेरे पास अभी तक अगर मैं 2/4 देखूँ तो मेरे पास अब तक आज तक 5,000 रुपये का टैक्स वाला कह रहा है कि एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए, 5,000 रुपये की डिडक्शन देगा। फॉर द ईयर में कितना बुक करूँ, 3750। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये कहूँ कि ये ईयर 1 है, ये भी ईयर 1 है, और मैंने कहा सर अगर मैं ईयर 2 की बात करूँ आपसे तो वो ये रहा, सही जी। अब ये ईयर 2 है। अच्छा अब मैंने कहा कि भाई ईयर 2 के अंदर शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस डेबिट और ये क्रेडिट, और मैं इसको थोड़ा लिंक सही लगा दूं क्योंकि ये मज़ीद 2,500 ही होगा, वो ये आ गया। अच्छा फिर अब ईयर 2 के ऊपर अगर मुझे फॉर द ईयर की एंट्री बनानी है, तो मैंने कहा फॉर द ईयर के अंदर टैक्स वाला, क्योंकि टैक्स वाला कह रहा है भाई मैं आपको क्यूमुलेटिवली 5,000 रुपये की एडजस्टमेंट दूंगा, बट आपने फॉर द ईयर का एक्सपेंस कितना बुक किया हुआ है, 2,500 रुपये का। फॉर द ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 साल की। अब आप कहेंगे साहब ने लेक्चर के शुरू में कहा था अगर ये इससे एक्सीड हो जाए, एक्सीड क्यूमुलेटिव बेसिस पे कहा था मैंने, क्यूमुलेटिव बेसिस पे अब तक ये एक्सीड नहीं हुआ, क्यूमुलेटिव बेसिस पे अब तक एक्सीड नहीं हुआ। यानी अगर आपने ये देखना है कि टैक्स वाला बेनिफिट ज्यादा तो नहीं हो गया, पर वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखना है, ना कि फॉर द ईयर के बेस पे। ये बात आपने भेजे में फिक्स कर लो। तो मैंने कहा क्यूमुलेटिव बेसिस पे ये सेम है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, क्यूमुलेटिव बेसिस पे ये सेम है। फॉर द ईयर में मुझे टैक्स वाला डिडक्शन नहीं देगा, आगे जाके डिडक्शन देगा, बट अब मैं 3750 के ऊपर
40% का मजीद डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लूँगा। 3750 का 40% 1500, यानी अब तक मेरे पास जो डेफर्ड टैक्स एसेट जमा हो चुका है वो 2000 रुपये का हो चुका है। रीज़न बीइंग आपके सामने मैं बता देता हूँ। टैक्स वाला कहेगा भाई मेरी नज़र में आपको जो फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगी वो 5000 रुपये की कुल मिला के मिलेगी, तो आज तक कितना मैंने बेनिफिट क्लेम कर लेना चाहिए? 2000 रुपये का, 500 पिछले साल, बाकी 1500 इस साल। आपके सामने मैंने करके दिखाया है, कुल मिला के हो गया 2000 का। सही है जी, यानी 5000 पे 40%। अच्छा, अब हमने कहा अब हम आ गए अगले साल ईयर 3 में। ईयर 3 को अगर मैं देखूं मेरे बच्चों, तो ईयर 3 के अंदर ये तो सेम रहेगा, ये चौरंगी तो हमारी सेम है, इसको सिर्फ मैं उठा के 3 करूंगा और इसमें से ये माइनस कर लूंगा 2500 रुपये का। ये तो अपने हिसाब से चलता रहेगा ना, क्योंकि ये तो स्टैग्नेंट है, ये तो स्टैग्नेंट है। अच्छा, मैंने कहा कि सर अगर मैं ईयर 3 पे आ जाऊं तो ईयर 3 के ऊपर भी मैं यहीं से लिंक लगाता हूं। ये हो गया ईयर 3 का मामला। अच्छा, अब प्लीज आपने बहुत सुकून से समझना है मेरे बच्चों। इधर मैंने कहा अब इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज हुई होगी ना, ईयर 3 पे आ जाते हैं, ईयर 3 के ऊपर। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस विल रिमेन सेम, एक्सरसाइज प्राइस विल रिमेन सेम, बट इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है कितने की? 13 की। तो यहाँ पे प्राइस हो गई होगी 113, तो ये आ गई, क्योंकि हमें तो पता है ना कि भाई फेयर वैल्यू और शेयर्स में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस करो तो यू विल गेट योर इंट्रिंसिक वैल्यू, 13 आ गई। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब टैक्स वाला कहेगा कि भाई तुम्हें मैं फ्यूचर में जो है कुल मिला के 9750 की डिडक्शन दे दूंगा, 9750 की डिडक्शन दे दूंगा। मैं फिर बता रहा हूं, 9750 की डिडक्शन दे दूंगा, टैक्स वाला कह रहा है। अच्छा, पर क्यूमुलेटिवली अब तक मैंने कितना बुक किया हुआ है? 7500 का, यानी मेरे पास आज तक जो अकाउंटिंग में एक्सपेंस बुक हुआ है वो 7500 का हुआ है, और टैक्स में मुझे वो कह रहा है कि मैं फ्यूचर में आपको बेनिफिट दूंगा, मैं फ्यूचर में आपको बेनिफिट दूंगा, बट 9750 का दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको नुकसान ज्यादा हुआ है। अब अकाउंटिंग में तो क्योंकि आप यहाँ पे पाबंद हो जाते हैं ना, यहाँ पे पाबंद हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो कहता है डे 1 के ऊपर इक्विटी कमिटेड टू बी इशूड और आपके इंस्ट्रूमेंट लॉक हो चुके तो प्राइस लॉक हो जाएगी, तो उसके अंदर आप इंट्रिंसिक वैल्यू में फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट को ऐड कर दें, दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि इक्विटी है, वो तो हो गया, वो अपना प्रिंसिपल है। पर हमने यहां पे देखा कि भाई ये आ गया 9750। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो टैक्स वाला मुझे कह रहा है कि आप 4750 का इस साल मजीद बेनिफिट बुक करें तो इतना डेफर्ड टैक्स एसेट इस पे हो जाना चाहिए। पर वो सबसे पहले कहता है पहले ये देख लो क्यूमुलेटिव के हिसाब से आप कितना एक्सेस में है, क्यूमुलेटिव के हिसाब से आप कितना एक्सेस में। मैं क्यूमुलेटिव की बात कर रहा हूं, क्यूमुलेटिव वर्सेस क्यूमुलेटिव। सही है जी, यहां पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्यूमुलेटिव वर्सेस क्यूमुलेटिव, ये रहा क्यूमुलेटिव वर्सेस क्यूमुलेटिव आपके सामने, क्यूमुलेटिव वर्सेस क्यूमुलेटिव, यानी क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर 2250 टैक्स वाला ऊपर निकल चुका है। तो वो कह रहा है कि भाई जब टैक्स वाला 2250 से ऊपर निकल चुका है और पीएनएल में इसका चार्ज ही नहीं है, तो इसका डेफर्ड टैक्स पीएनएल से बुक ही नहीं होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं ताकि ये बात आपके भेजे में फिक्स हो जाए। भाई मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली आपने आज तक, अगर मैं ये 2500 का एक्सपेंस बुक करके बैठा हूं ईयर 3 में, तो आज तक आपके पीएनएल में 7500 गया ना मैक्सिमम। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 7500 गया ना मेरे बच्चों मैक्सिमम। तो जब 7500 आपके पीएनएल में गया है मैक्सिमम आज तक, तो हाउ यू कैन से कि मेरे पास पीएनएल में डेफर्ड टैक्स इनकम 7500 से ऊपर जाएगी? तो भाई ये जो 2250 जितना 7500 से ऊपर गया है, इसका डेफर्ड टैक्स एसेट आप बिल्कुल बुक करें, बट इक्विटी से बुक करें, क्योंकि पीएनएल में गया ही नहीं है, पीएनएल में गया ही नहीं है, पीएनएल में गया ही नहीं। आपके सामने प्रूफ कर रहा हूं, ढाई करके आपने कितना बुक किया? 7500। टैक्स वाला कह रहा है क्योंकि अब तुम्हें नुकसान हो रहा है, मैं तुम्हें 9750 की डायरेक्शन दूंगा, पर ये तो मिसमैच हो गया ना। जब पीएनएल में एक्सपेंस ही आज तक उतना नहीं गया तो मैं डेफर्ड टैक्स इनकम कैसे बुक कर लूं? तो वो कह रहा है जितना एक्सेसिव है एज कंपेयर टू क्यूमुलेटिव, उसको आप इक्विटी में बुक करें, बट डेफर्ड टैक्स बुक करें। तो सर हम यहां पे आपके लिए एक चीज पेश करते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं डेफर्ड टैक्स एसेट को डेबिट करूं, जो कि मैं करता भी आया था,
जो कि मैं करता भी आया था, सही जी, बहुत सुकून से समझिएगा। और मैं यहाँ पे अपने पास डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूं पीएनएल में, ये आ गई, फायदा है ना। और मैंने क्या किया सर, मैंने यहाँ पे इक्विटी को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मुझे डेफर्ड एसेट तो क्रिएट करना है बा खुदा, बट मैं कहाँ से क्रिएट करूँगा सर, इक्विटी से क्रिएट करूँगा। तो पहले तो आप ये ले लें कि क्यूमुलेटिवली फॉर द ईयर में आपको 40% का टैक्स बुक करना है 1900 का। मैंने कहा मैं इक्विटी से कितना बुक करूं, इक्विटी से कितना बुक करूं 2250, अच्छा, क्योंकि यही फॉर द ईयर का एक्सेस है, फॉर द ईयर का एक्सेस है, यानी कंपेयर टू टोटल एक्सपेंस ऑफ अकाउंटिंग ये फॉर द ईयर का एक्सेस आ रहा है ना, तो इतना आप सीधा सीधा दस्ती कहाँ बुक कर लें, इक्विटी में 900 का, ये इक्विटी में बुक हुआ है पहली बार। अच्छा, फिर आपने कहा भाई मुझे अगर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करनी है, मैंने इसका बैलेंसिंग फिगर ले लिया 1000 आ गया, और 1000 को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपने कहा कि भाई अगर मैं 4750 में से 2250 फॉर द ईयर का माइनस करूं तो 2500 आ गया, 2500 का 40% ले लें, 1000 आ गया, सही है जी। तो मैं यहां पे आपको ये भी करके दिखा देता हूं कि 2500 का 40%, ये मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, तो आपके पास कुल मिला के ये अमाउंट बन गई। अगेन थीम क्या है, थीम ये है कि आज तक आपके पीएनएल में अगर एक्सपेंस ही चार्ज नहीं हुआ तो उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो, यानी ऊपर एक्सपेंस कम पे नीचे सेविंग ज्यादा बता दो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो आप सेविंग तो बुक करें क्योंकि आपको मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट उसको इक्विटी से क्रिएट करें, यानी डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और इक्विटी क्रेडिट, क्योंकि इक्विटी का बेनिफिट है, इक्विटी में डाल दें उसको। बात समझ आती है, चलें जी। अब मैंने कहा कि सर अब अगर मैं ईयर 4 में आऊं तो ईयर 4 के अंदर तो ये तो खानदानी चल रहा है, ये तो खानदानी चल रहा है। हमने कहा भाई 2500 का आप मजीद एक्सपेंस बुक कर लें। प्लीज़ मेरे बच्चों सुनिएगा, प्लीज़ मेरे बच्चों सुनिएगा। मैंने कहा सर अगर मैं ये आ गया ईयर 4, सही है जी, ईयर 4, तो ईयर 4 के अंदर मैंने कहा 2500 का मैंने ये बुक कर लिया, तो सीधा सीधा हिसाब किताब मैंने डे 1 पे आपने उसको कहा कि भाई तू मुझे सर्विस दे, मैं एक्सपेंस ठक 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 करके 4 साल में बुक करूंगा, कहानी खत्म। अब इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 4, वो मुझे कह रहा है कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू हो चुकी है 11, यानी डिक्लाइन आ गया। हमने कहा सही है भाई, एक्सरसाइज प्राइस विल रिमेन सेम, और ये हो जाएगा हमारे पास कुल मिला के 111, तो ये 11 आ गया, सही है जी। अच्छा, अब आगे देखिएगा, हमने कहा एज फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न, एज फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न, तो हमने कहा इसको आप 11 करें, इसको 4/4 करें। प्लीज मेरे बच्चों सुनिएगा, प्लीज मेरे बच्चों सुनिएगा, यहाँ पे आपका फॉर द ईयर का आ गया 1250, फॉर द ईयर का कितना आ गया 1250। अच्छा, अब मैं अगर एजेड को एजेड से कंपेयर करूं, एजेड को एजेड से कंपेयर करूं, तो आप अब कितना एक्सेस में, सर देखें पहले आपने डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया था, डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया था 2250 पे इक्विटी के जरिए, इस एक्सपेक्टेशन में कि आप इससे ऊपर निकल गए थे। अब आप वापस नीचे आए, यानी आप 1000 पे आ चुके हैं। जब आप 1000 पे आ चुके हैं तो टेक्निकली इसका और इसका डिफरेंस जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये रहा, अब आ गया आपके सामने, इसका और इसका डिफरेंस जो 2250 से 1000 पे आया, यानी जितना आपको एक्सेसिव, यानी अभी भी तो मानते हो ना कि अभी भी ये 1000 एक्सेस बेनिफिट देगा जो कि पीएनएल में चार्ज नहीं हुआ, तो मेरा टेक्निकली इक्विटी से क्रिएट किया गया डेफर्ड टैक्स रिवर्स भी इक्विटी से ही होगा, क्योंकि आपने 2250 पे बुक किया था ना, आप रिवर्स करो उसको, बट रिवर्स भी कहां से करोगे, इक्विटी से, जब तक ये जीरो नहीं हो जाए, अच्छा सर, अब ये डिफरेंस है गया आपका कोई 1000 रुपए का, यानी अगर मैं आज तक की बात करूं आप लोगों से कि आज तक अच्छा सर, अब ये आप लोगों का डिफरेंस है गया कोई 1000 रुपए का एक्सेसिव। अच्छा, अगर आप यहाँ पे फोकस करके देखें मेरे साथ, तो आज तक कोई आपसे पूछे कि एजेड के ऊपर आपके पास कितना एक्सेसिव अमाउंट है जो कि अकाउंटिंग में बुक हुआ है, और टैक्स वाला कह रहा है मैं ज़्यादा दूंगा, आप कहेंगे 1000, तो आपको नहीं लगता कि आपने ऑल टुगेदर, आपने प्लीज़ बहुत फोकस होकर सुनिएगा,
आपने ऑल टुगेदर जो इक्विटी के अंदर, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चों, आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने आज तक इक्विटी के अंदर 1250 के ऊपर आने वाला डेफर्ड टैक्स ज़्यादा बुक किया हुआ है? क्योंकि जब क्रिएट हुआ था तो आप लोगों ने डेफर्ड टैक्स एसेट को डेबिट किया था, डेफर्ड टैक्स एसेट को डेबिट किया था और इक्विटी को क्रेडिट किया था 900 से, ये रहा इसके ऊपर एक्सेसिव के ऊपर, ये आ गया 900। अब हम अगर ये देखें कि फॉर द ईयर में जो 1250 आया है, फॉर द ईयर में मेरे पास यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाए आपके लिए, फॉर द ईयर के अंदर मुझे मजीद, फॉर द ईयर के अंदर मुझे मजीद डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करना है फॉर द ईयर। तो मैं सिंपल एक काम करूँगा, 1250 का 40% ले लूँगा। मैंने कहा भाई 1250 जो फर्दर क्रिएट हुआ, जो फर्दर डायरेक्शन देगा वो ये रही, वो तो मैंने सिंपल 500 से क्रिएट कर ली, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। आप एग्जाम में भी ऐसे ही कीजिएगा। अगेन ये देख रहे हैं 500 मैंने सीधा सीधा ले लिया है यहाँ पे 500, ये फॉर द ईयर का इंक्रीज है, डेफर्ड एसेट तो बुक होना ही होना है, इस पे कोई दो राय नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है। अब इसके बाद मैंने ये कहा कि भाई शेयर बेस्ड पेमेंट इक्विटी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी मैं रिवर्स करूंगा कितने से? सर इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस के, इन दोनों के डिफरेंस के 40% से। मैंने कहा भाई 500 मैंने ये भी रिवर्स कर दिया क्योंकि मैंने एक्सेसिव डेफर्ड टैक्स बुक किया हुआ था। अब मैं डेफर्ड टैक्स इनकम पीएनएल में फेंक दूंगा इन दोनों का सम, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1250 आपने फॉर द ईयर का बुक किया है? मैं कह रहा हूँ यस, डेफिनेटली यस मैंने ये किया है। और दूसरा आपने पिछला रिवर्स किया है, पीएनएल में मार दिया, क्योंकि पीएनएल में उसको चला जाना चाहिए था जो कि गया नहीं था, क्योंकि पहले डिफरेंस ज़्यादा था, वो डिफरेंस कम हो चुका है। यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पीएनएल में डेफर्ड टैक्स की हिट उस हद तक होनी चाहिए जितना आपका मैक्सिमम अकाउंटिंग एक्सपेंस गया हुआ है। अगर तो आप टैक्स में उससे एक्सीड कर गए, अगर आप उससे टैक्स में एक्सीड नहीं किए हैं तो नहीं जाना चाहिए। और अगर मैंने सही अकाउंटिंग की है तो मैंने ये देखना है यहाँ पे कि भाई मेरे पास आज तक के डिडक्टेबल डिफरेंसेस कितने जो टैक्स वाला मुझे देगा, वो है 11,000। फिर मैंने कहा अगर मैं उसके ऊपर 40% लगा दूं तो 4,400 का डेफर्ड टैक्स एसेट मेरे पास होना चाहिए। तो मैंने कहा 500 का पहले बुक किया था, 1500 ये किया था, 1900 ये किया था, उसमें से 900 मैंने कहाँ बुक किया था? 900 मैंने कहाँ बुक किया था सर? आपके पास इक्विटी के अंदर। फिर मैंने कहा मजीद फॉर ईयर में 400 इंक्रीज हुआ है, 500 इंक्रीज हुआ है, तो मैंने देखिए इसको सम किया तो 4,400 आ गया। अगेन इसकी थीम ये थी सिर्फ कि आपने जो डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया था पिछले साल के अंदर 900 रुपये का, वो इस एक्सपेक्टेशन में कि वो आपके अकाउंटिंग एक्सपेंस को एक्सीड कर गया था। बट वो जैसे ही डिफरेंस श्रिंक हुआ तो उस श्रिंक डिफरेंस को, क्योंकि आपने एक्सपेंस ज़्यादा बुक कर लिया ना वहाँ पे अकाउंटिंग में, तो उस हद तक आप पीएनएल में लीजिए क्योंकि रिवर्स हुआ है। और रिवर्स करके आप उसको कहाँ फेंक देंगे? स्ट्रेट सर इनकम के अंदर, यानी डेफर्ड टैक्स इनकम के अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि अगर आपका जो टैक्स वाला एक्सपेंस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से और फिर बाद में कम हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? जज़ाकल्लाह।